बाहर तेज बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें छप्पर पर जोर जोर से टकरा रही हैं। कमरान अपने छोटे से मिट्टी के घर में है। वो अपनी पत्नी रुचिता के साथ चंदनपुर में रहता है। ये सब कब तक चलेगा? हर महीने बस वही 2 पैसे जो मालिक देते हैं। न बच्चों की फीस भरी जा रही है, न घर का खर्चा ठीक से चल पा रहा है। मैं थक गया हूँ इस जद्दोजहद से। कमरान, मैं क्या कहूँ, मैं भी तो देख रही हूँ, दिन रात बस हिसाब किताब में उलझे रहते हैं, पर और करें तो करें क्या? चंदनपुर डान में और काम कहाँ बचा है? नहीं रुचिता, अब बहुत हो गया। मैं कल सुबह मालिक नरेश चौहान के पास जाऊंगा। उनसे साफ साफ कहूंगा कि या तो मेरी मजदूरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं यह काम छोड़ दूंगा। कमरान, तुम क्या कह रहे हो? काम छोड़ दोगे फिर क्या होगा? हमारे बच्चों का स्कूल की फीस, दवा, अनाज, ये सब कैसे होगा? तुमने सोचा है? सोचा है रुचिता, सब सोचा है। मेरा दोस्त करण, वो तो अब व्यापार कर रहा है ना। उसने मुझे बताया था कि उसके यहाँ मजदूरों की जरूरत है। अगर मालिक ने पैसे नहीं बढ़ाए तो मैं करण के पास चला जाऊंगा। वो मुझे जरूर रख लेगा। करण? अरे वो तो खुद ही उधार मांगने हमारे पास आया था। पिछले महीने उसका व्यापार कितना चलेगा? भरोसा है तुम्हें? कहीं हम और मुसीबत में न फंस जाए। अरे रुचिता, तू इतनी चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। देख, बारिश भी तो रुक रही है, शायद कल सुबह कुछ अच्छा हो। अच्छा, बारिश रुक जाए तो क्या? हमारे सिर पर तो जैसे मुसीबतों की बारिश हो रही है। फिर भी तुम कहते हो तो ठीक। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। बाहर बारिश धीमी हो जाती है। कमरान और रुचिता चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के मन में अनिश्चितता और उम्मीद का मिश्रण है। अगली सुबह कमरान मालिक नरेश चौहान के बड्ढे से पक्के मकान में जाता है। नमस्ते मालिक, मैं आपसे थोड़ी बात करने आया हूँ, अगर आपके पास वक्त हो। हाँ बोल कमरान, सुबह सुबह क्या बात लेकर आया है? जल्दी बोल, मेरे पास और भी काम है। मालिक, बात यह है कि मेरी मजदूरी वो अब घर चलाने के लिए काफी नहीं है। बच्चों की फीस, घर का किराया, राशन, सब कुछ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। मैं सोच रहा था अगर आप मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दे तो मेरे परिवार का गुजारा हो सके। ए कमरान, तू तो बद्धा हिसाब किताब करने लगा है। मजदूरी बढ़ा दूं और क्या क्या करूं तेरे लिए? पहले ही तुझे बाकियों से ज्यादा देता हूं। चंदनपुर में कितने लोग हैं जो तेरे से कम में काम करने को तैयार हैं? मालिक, मैंने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, कभी काम में कमी नहीं की, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं मजबूरी में यह बात कह रहा हूँ। अगर आप मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा सकते तो मुझे आपका काम छोड़ना पड़ देगा। काम छोड़ना है? अरे तू तो बद्धा मालिक बन गया। ठीक है, जा जो करना है कर। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। तू जाएगा तो कोई और आ जाएगा। चल, अब मेरी कॉफी ठंडी हो रही है। मालिक, आप समझते क्यों नहीं? मैं मजदूरी नहीं मांग रहा, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहा हूँ। लेकिन आपकी बात से साफ है कि आपको मेरी परवाह नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ। कमरान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आसमान में बादल फिर से घुमड़ने लगे। कमरान तेज कदमों से अपने दोस्त करण के घर की ओर बढ़ता है। करण यार, मैंने मालिक नरेश चौहान का काम छोड़ दिया। उसने मेरी मजदूरी बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अब मैंने सोच लिया मैं अब तेरे साथ काम करूंगा। तू तो व्यापार चला रहा है ना, मुझे अपने यहाँ रख ले। अरे कमरान, तू ये क्या कह रहा है? मैं तो खुद इस वक्त गहरे गड्ढे में हूँ। ये व्यापार, ये तो अब बर्बाद हो चुका है यार। क्या मतलब? तू क्या कह रहा है करण? तूने तो कहा था कि तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। तू तो कहता था कि चंदनपुर में सब जगह तेरा माल जा रहा है। हाँ यार, मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले महीने जो माल लिया था वह सारा खराब निकला। ग्राहकों ने वापस कर दिया। ऊपर से उधार लिया था वह भी डूब गया। अब तो मैंने गोदाम बंद कर दिया है। ये तू क्या बोल रहा है करण? मेरा तो सब कुछ तुझ पर टिका था। मैंने मालिक से साफ कह दिया कि मैं उसका काम नहीं करूंगा, और अब तू ये बता रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। रुचिता दिन रात चिंता में डूबी रहती है। यार मैं समझता हूँ तेरी तकलीफ,
लेकिन मेरी हालत भी देख। मेरे पास तो अब खुद के लिए कुछ बचा नहीं। मैं भी सोच रहा हूं कि अब चंदनपुर छोड़कर शहर जाऊं। शायद वहां कोई मजदूरी मिल जाए। शहर? तू शहर जाएगा और मैं कहां जाऊं? करण, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। कमरान, हिम्मत मत हार। तू मेहनती है, तुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। शायद कोई और रास्ता निकल आए। कमरान निराश होकर बाहर निकलता है। बाहर बारिश फिर से तेज हो जाती है और उसकी कमीज भीगने लगती है। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम भारी और मन उदास है। कमरान, ये क्या हाल बना लिया तुमने? पूरी तरह भीग गए हो और ये घर, ये छत तो जैसे हमारे सिर पर गिरने को तैयार है। देखो रुचिता, सब कुछ बिगड़ गया। मैंने मालिक नरेश चौहान से मजदूरी बढ़ाने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने गुस्से में उसका काम छोड़ दिया, पर अब करण का भी कोई भरोसा नहीं रहा। करण, उसने क्या कहा? तुम तो कह रहे थे कि वह तुम्हें अपने व्यापार में रख लेगा। तुमने बिना सोचे समझे काम क्यों छोड़ दिया? रुचिता, मैंने सोचा था कि करण के पास काम होगा, लेकिन उसका व्यापार तो डूब गया। उसने बताया कि सारा माल खराब हो गया, उधार डूब गया और अब वो खुद गोदाम बंद कर रहा है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो अब क्या होगा कमरान? बच्चों का क्या होगा? यह घर पहले ही टूट रहा है और अब हमारे पास रोटी तक के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन अब तो लगता है कि भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। चिंता मत कर रुचिता, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने भले ही मालिक का काम छोड़ दिया, लेकिन मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता कहाँ से आएगा? रास्ता कमरान, चंदनपुर में कोई काम नहीं बचा और यह बारिश, ये जैसे हमारी हर उम्मीद को बहा ले जाना चाहती है। सुन रुचिता, यह बारिश रुक जाएगी और हमारी मुसीबतें भी रुकेंगी। मैं कल चंदनपुर में और लोगों से बात करूंगा, शायद कोई काम मिल जाए। बस तू मेरा साथ दे, पर हिम्मत मत हार। बारिश हल्की हो जाती है। रुचिता और कमरान एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर निराशा है, मगर कहीं गहरे में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी भी जल रही है। कमरान प्रधान यादव के घर पहुंचता है। नमस्ते प्रधान यादव जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। अगर आप 2 पल का वक्त दे सके तो बहुत मेहरबानी होगी। कमरान, हाँ बोल, क्या परेशानी लेके आया है? सुबह से चंदनपुर के 50 मसले मेरे सामने आ चुके हैं। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रधान यादव जी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने मालिक नरेश चौहान का काम छोड़ दिया, क्योंकि मालिक मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अब मुझे चंदनपुर में कहीं काम नहीं मिल रहा। घर में बच्चे भूखे हैं, छत टपक रही है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, कोई रास्ता बता दीजिए। अरे कमरान, तुझे लगता है मैं क्या सारी दुनिया का ठेका लिया है? चंदनपुर में 50 लोग मेरे पास काम मांगने आते हैं। तूने खुद काम छोड़ा, अब मेरे पास क्यों आया? प्रधान यादव जी, मैंने मजबूरी में काम छोड़ा। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं मेहनत करने को तैयार हूं। बस आप कोई छोटा मोटा काम बताइए या किसी को कहें कि मुझे रख ले। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान? मेरे पे एहसान नहीं चाहिए। चंदनपुर की सड़क, पानी, बिजली, सबके मसले मैं ही करता हूं। तुझे काम चाहिए तो जा, कहीं और देख। मेरे पास तेरे लिए न वक्त है न काम। चल, निकल यहां से। प्रधान यादव जी, आप चंदनपुर के प्रधान हैं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाएंगे? मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। बस बहुत हो गया, निकल यहां से। कमरान, अपने मसले खुद हल कर। कमरान सिर झुकाए रूम से बाहर निकलता है। कमरान हारकर मालिक नरेश चौहान के खेत में पहुंचता है। मालिक मजदूरों को काम बांट रहा है। मालिक नमस्ते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आपका काम छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे कहीं और काम नहीं मिल रहा। कृपया मुझे वापस रख लीजिए। कमरान, तू फिर यहां? तुझे तो बहुत घमंड था ना उस दिन जब तूने मेरे सामने मुंह उठाकर बात की थी। अब क्या हुआ? तेरा वो दोस्त करण तुझे काम नहीं दे पाया। मालिक, आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती की।
करण का व्यापार डूब गया और चंदनपुर में कहीं काम नहीं मिला। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब भूखे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे परिवार को मेरी गलती की सजा मत दीजिए। अरे कमरान, अब तुझे परिवार की याद आ रही है। जब तूने मेरे सामने बड़ी बड़ी बोली बोले थे तब नहीं सोचा था। मेरे खेत में तेरे जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं है। तूने खुद काम छोड़ा, अब परिणाम भुगत। मालिक, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर? उनकी मां दिन रात रो रही है, घर में पानी टपक रहा है। मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मौका कमरान, मेरे पास पहले ही 25 मजदूर काम कर रहे हैं। तू अब यहाँ फिट नहीं बैठता। और सुन, मुझे यह रोना धोना पसंद नहीं। तूने जो किया अब पछता रहा है, समझे? अब जा और मेरे खेत से बाहर निकल। मालिक, मेरे परिवार का क्या होगा? आप इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? मैंने आपके लिए सालों मेहनत की, क्या उसका कोई मोल नहीं? मोल? तूने जो मोल मांगा वो तुझे उस दिन मिल गया था। अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। चल, अब और वक्त मत बर्बाद कर। चल निकल, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगा। कमरान उदास होकर खेत से बाहर निकलता है। नरेश चौहान मजदूरों को काम बांटने में व्यस्त हो जाता है। कुछ देर बाद बाहर बारिश तेज हो जाती है। कमरान भीगा हुआ घर पहुंचता है। मकान मालिक ठाकुर साहब गुस्से में घर में खड़ा है। मालिक, आप यहाँ, क्या बात है? क्या बात है कमरान, तू मुझसे यह सवाल पूछ रहा है? 5 महीने से एक पैसा किराया नहीं दिया। तुझे लगता है यह मकान मुफ्त में तुझे दे रखा है? मालिक, मेरी मजबूरी समझिए। मैंने काम छोड़ दिया और अब चंदनपुर में कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। वक्त? तू पिछले 3 महीने से यही कह रहा है। मेरे पास भी खर्चे हैं कमरान। मुझे बैंक का ब्याज चुकाना है, घर चलाना है। तूने तो मेरी कमर तोड़ दी। आज किराया दे, वरना निकल बाहर। मालिक, मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। बारिश में हम कहां जाएंगे? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, बस कुछ दिन और दे दीजिए। मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा, मेरा भरोसा कीजिए। भरोसा? तेरा भरोसा तो उस दिन टूट गया जब तूने पहला और दूसरा किराया रोका था। अब मेरे पास तेरे लिए कोई सब्र नहीं बचा। अपने परिवार को ले और अभी इस घर से निकल जा। मालिक, आप इतने सख्त मत बनिए। हमारे पास सचमुच कुछ नहीं है। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो इस बारिश में कहां जाएंगे? थोड़ा रहम कीजिए, हम आपका कर्ज उतार देंगे। कर्ज उतार दोगे? तुम लोग तो पहले ही मेरे सिर पर बोझ बन गए हो, बस अब और नहीं। सामान बांधो और निकलो, वरना मैं खुद तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। मालिक, आप हमें बेघर कर देंगे। हमने कभी आपका किराया जानबूझकर नहीं रोका। मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूं, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। मौका? तुझे मौके की जरूरत नहीं, तुझे सबक की जरूरत है। चल, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा, बाहर निकल। ठाकुर साहब कमरान और उसके परिवार को घर से निकाल देता है। कमरान, रुचिता और उनका बच्चा बारिश में सामान लेकर बाहर निकलते हैं। कमरान, रुचिता और उनके बच्चे बारिश में भीगते हुए चंदनपुर के एक पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर के गुरु प्रसाद बाहर खड़े हैं। कमरान उनसे बात करने जाता है। बारिश रुक जाती है। गुरु प्रसाद, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें मकान मालिक ठाकुर साहब ने घर से निकाल दिया है। बारिश में मेरे बच्चे और पत्नी रोड पर है। कृपया हमें यहाँ रहने की जगह दे दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं साफ बता दूं कमरान, इस मंदिर में बहुत काम है। छत में छेद है, दीवार में दरारें। तुम यह सब संभाल पाओगे? गुरु प्रसाद, मैंने बहुत मुसीबतें देखी, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप हमें ये मंदिर दे दें, मैं इसे अपने घर की तरह संवार लूंगा। मेहनत मुझसे मैं पीछे नहीं हटूंगा। कमरान, तेरी बातों में जोश तो है। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन मरम्मत का सारा खर्च और काम तुम्हारा। गुरु प्रसाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे परिवार को रोड पर बेघर होने से बचा लिया। मैं आज से ही मरम्मत का काम शुरू कर दूंगा। आपका यह उपकार मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस अब ज्यादा बातें मत कर,
काम शुरू कर दे और अपने बच्चों को संभाल। इस बारिश में बीमार न पड़ जाए। जाओ, सामान अंदर ले जाओ और मरम्मत की सोचो। कमरान और उसका परिवार मंदिर के एक कमरे में सामान रखने लगता है। गुरु प्रसाद चला जाता है। कमरान और रुचिता कमरे में बैठे बात कर रहे हैं। बारिश हल्की हो रही है। रुचिता, मैंने अब ठान लिया है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हमें इस मंदिर में नई जिंदगी शुरू करनी है और इसके लिए मैं कुछ कुल काम करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि चंदनपुर में एक छोटी सी लिट्टी का ठेला की दुकान खोल लूं। बारिश में लोग गरम लिट्टी बहुत पसंद करते हैं। कमरान, यह तो बहुत अच्छा विचार है। तू मेहनती है और तेरा बनाया खाना तो मुझे हमेशा से पसंद है। लिट्टी की दुकान जरूर चलेगी, लोग तुझे पसंद करेंगे और मैं भी हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। बस हिम्मत मत हार। रुचिता, तू मेरे साथ है तो मेरी हिम्मत 20 गुना बढ़ जाती है। मैं कल सुबह से ही दुकान का इंतजाम शुरू कर दूंगा। थोड़ा उधार लेना होगा, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा। हमारे बच्चों को अब भूखा नहीं रहना होगा। ठीक है कमरान, तू यह काम शुरू कर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरी दुकान चंदनपुर में मशहूर हो जाए। हमने बहुत मुसीबतें देखी, लेकिन अब मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। यह दुकान हमारी जिंदगी बदल देगी। कमरान और रुचिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। कमरान अकेले एक छोटी सी लिट्टी की ठेला का दुकान खोलता है। ग्राहक आने लगते हैं। ये लिट्टी अच्छी तरह उबल रही है, एकदम मस्त। आज मेरा पहला दिन है और मैं चाहता हूँ कि हर ग्राहक यहाँ से खुश होकर जाए। प्लेट भी तैयार है, बस ताजा तलने हैं। ये दुकान मेरे परिवार की नई उम्मीद है। कमरान भाई, यह लिट्टी की खुशबू तो चंदनपुर के उस छोर तक जा रही है। जल्दी से एक लिट्टी दे, बारिश में इनका मजा दुगना होगा। लीजिए भैया, गरम लिट्टी। मैंने आज ही यह दुकान शुरू की है, सब अपनी मेहनत से तैयार किया है। खाइए और बताइए कैसा लगा। आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कमरान, यह लिट्टी तो लाजवाब है, एकदम सत्तू से भरी और इतने कुरकुरे कि मैं तो अब रोज यहाँ आऊंगा। तेरी दुकान चंदनपुर में मशहूर हो जाएगी, देख लेना। कमरान, मैंने सुना तूने नई दुकान शुरू की है। ये लिट्टी की खुशबू तो कमाल की है। मुझे भी एक लिट्टी दे। बारिश में गरम लिट्टी से बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल भैया, अभी तैयार करता हूँ। ये लो तुम्हारी लिट्टी। मैंने इसे अपने बच्चों के लिए शुरू किया है ताकि उनके लिए बेहतर जिंदगी बना सकूं। खाओ और बताओ कैसा है। स्वादिष्ट कमरान, तू तो उस्ताद है। लिट्टी इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं तो अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा, और एकदम मस्त वैसी जैसी बारिश में चाहिए। तेरी दुकान तो चंदनपुर का सोना बन जाएगी। शुक्रिया भैया, आप सबके प्यार और हौसले से ही यह दुकान चल रही है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि यह दुकान चंदनपुर में सबसे मशहूर हो जाए। मेरे परिवार को अब कोई कमी नहीं होगी। कमरान की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। ग्राहक लिट्टी की तारीफ करते हैं। बारिश के बीच दुकान चल पड़ती है। कमरान और रुचिता चंदनपुर में अपना एक अच्छा घर बना लेते हैं। दुकान ठेला से हटकर एक घर में बन जाता है। लिट्टी की दुकान चंदनपुर में मशहूर हो जाती है। किसी समय हरिनगर नामक एक गांव में गोलू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेतों में खरबूजे की खेती करता था। गोलू अपने उगाए हुए खरबूजे को मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि उन्हें अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव बेचता था। एक बार एक आदमी गोलू के पास आया जो किसी दूसरे गांव से आया था, और वह गोलू से कहने लगा, भाई साहब नमस्कार। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं पास के ही गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा, तो बताइए किस काम से आए हैं। अरे भैया, मेरे मालिक नगर की मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। बहुत बड़ी दुकान है हमारे मालिक की, जिसमें वह खरबूजे का व्यापार करते हैं।
मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में खरबूजे चाहिए। क्योंकि तुम खरबूजे की खेती करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम्हें अपने खेत के खरबूजे बेचने हैं तो भैया, मैं उनकी अच्छी कीमत लगा दूंगा। भैया, आपने बहुत बढ़िया बात बताया, लेकिन माफ करिएगा, मैं जो खरबूजे अपने खेत में लगाता हूं उन्हें खुद ही बेचता हूं। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे भैया, तुम कह क्या रहे हो? आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं। फिर जगह जगह घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि तुम भी एक ही जगह अच्छी कीमत में बेच दो। क्यों, सही कहा ना? और भैया, अगर तुम भी मेरे मालिक को सारे खरबूजे बेच दोगे तो तुम्हारी मेहनत कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। फिर जाकर अपने नए खरबूजे उगाओ ना। खरबूजे बेचने में क्यों समय लगा रहे हो भाई? खरबूजे उगाने में समय लगाओ, बेचने में नहीं, समझे? देखो भाई, मैं एक किसान हूं और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसा कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरा खरबूजा कम दामों में बेचना ही मेरा उद्देश्य है। और भाई, मैं इसी से संतुष्ट हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं अपना खरबूजा मंडी में न बेचकर सीधे लोगों को बेचूं। अब चाहे उसमें मुझे मुनाफा कम ही क्यों ना हो, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मुनाफे और पैसे का ज्यादा लालच नहीं है। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह आम लोगों तक पहुंचते महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपना खरबूजा मंडी में नहीं बेचूंगा। हमें माफ करिएगा भैया, मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ गए हो और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। ठीक है भैया, नमस्ते, मैं चलता हूँ। गोलू के समझाने के बाद रामदास यह समझ गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वह वहाँ से चला गया। गोलू अपनी बैलगाड़ी पर ढेर सारे खरबूजे लाद कर बेचने के लिए निकलता है। काफी देर बाद वह सूर्यनगर नाम के गांव पहुंचता है, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका होता है। अरे, शाम ढल गई और अंधेरा भी हो गया। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया हूँ और हमारे ये दो प्यारे बैल भी। ऐसा करता हूँ कि आज रात यहीं पर गुजार लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचते सोचते गोलू एक बड़े से घर के सामने से गुजरता है। तभी घर के बाहर खड़ा एक आदमी उसे आवाज लगाता है। ओ भाई, कौन? अरे कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। गोलू देखता है कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता है। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम गोलू है और मैं हरिनगर गांव का हूँ। ये खरबूजे बेचने के लिए सूर्यनगर गांव की तरफ आया था। अब क्या बताएं भैया, सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं और मैं भी उन्हें चलाते चलाते थक गया हूँ। इसीलिए सोचा कि आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह निकल जाऊं। अगर आप थोड़ी मदद कर दें और बता दें कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। अरे भाई, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं और क्यों जाओगे? मेरा इतना बड़ा घर है, आज रात यहीं रुक जाओ। इतना सुनते ही गोलू ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी और चैन की सांस ली। गोलू खाना खाने के बाद हवेली में बैठा होता है। तभी धर्मवीर सेठ उससे बातचीत करने लगता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली हुजूर, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं। वरना आज रात इस गांव में न जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? देखो गोलू, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। वैसे देखने में तो तुम बहुत मेहनती किसान लगते हो। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये सारे खरबूजे तुम्हारे ही खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो हमारे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं? इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। गोलू ने बताया कि वह अपने खेत के खरबूजे सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। ये सुनकर धर्मवीर सेठ गंभीर हो गया।
हाँ, आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उसे जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं ससुरे। इसी वजह से आम आदमी को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब। आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है और ऐसा ना हो इसीलिए मैं अपने खेत के खरबूजे सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। मुझे लगता है कि मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ और यही करने में मुझे खुशी मिलती है। सच में गोलू भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्च स्तर के हैं। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचने लगें तो सच में सबका भला हो जाए। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। आराम कर लो। गोलू मुस्कुराता है और सेठ जी के आतिथ्य के लिए उनका धन्यवाद करता है। धर्मवीर सेठ ने अपने घर के एक कमरे में गोलू के सोने का इंतजाम कर दिया। उसने एक बिस्तर बिछाया और फिर खुद अपने कमरे में सोने चला गया। गोलू बिस्तर पर लेट जाता है लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह धर्मवीर सेठ के बारे में सोचने लगता है। हाँ, ये कितना अच्छा इंसान है। इसने मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इसका मन बहुत ही निर्मल और दयालु है। गोलू गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है। ऐसे इंसान भला आजकल की दुनिया में कहाँ मिलते हैं। कितने बड़े लोग होते हैं लेकिन उनके दिल छोटे होते हैं। पर धर्मवीर सेठ जैसा इंसान सच में बहुत कम देखने को मिलता है। धीरे धीरे गोलू की आंखें भारी होने लगती हैं और वह चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह गोलू जब उठा तो वह फिर से सोचने लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। इस घर के मालिक धर्मवीर सेठ ने मुझे अपने घर में ठहरने की जगह देकर मेरी बहुत मदद की। क्यों ना इसके बदले में मैं इन्हें कुछ खरबूजे दे दूं? यह सोचकर गोलू अपने खरबूजे के ढेर के पास पहुंचा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि ढेर आधा ही रह गया था। अरे ये क्या, मेरे खरबूजे कहाँ गए? आधे खरबूजे तो गायब ही हो गए। गोलू घबराकर तुरंत धर्मवीर सेठ के पास गया। अरे साहब, मैंने रात को आपके आंगन में जो खरबूजे रखे थे उनमें से आधे गायब हो गए हैं। अरे ये क्या हो गया? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? गोलू की बात सुनकर धर्मवीर सेठ अचानक गुस्से से लाल पिला हो गया। राम राम, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो तुम जैसे आदमी को अपने घर में आश्रय दे दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। गोलू आश्चर्य से देखता रह जाता है, लेकिन सेठ की गुस्से की आग बढ़ती जा रही थी। पहले तुमने मेरा विश्वास जीता, फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही चालबाज और धोखेबाज निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे खरबूजे चुरा लिए और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। वाह वाह, एक तो चोरी की, ऊपर से सिनाजोरी। झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे खरबूजे लौटा दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो अब तू मुझे धमका रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो अपने आदमियों को बुलवाकर तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं सहूंगा। बेईमान कहीं का। धर्मवीर सेठ के धमकाने पर गोलू को समझ आ गया कि अब इससे बात करना बेकार है। वह मन ही मन सोचता है, इससे बात करना बेकार है। गोलू गुस्से में अपने बाकी बचे खरबूजे उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। गोलू सीधा गांव के सरपंच जी के पास पहुँचता है और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताता है। सरपंच जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं रात भर धर्मवीर सेठ के घर में ठहरा और सुबह जब उठा तो देखा कि मेरे आधे खरबूजे गायब हो चुके थे। जब मैंने सेठ जी से पूछा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। सरपंच जी गंभीरता से सुनते हैं, फिर सोचकर बोलते हैं, अगर सचमुच तुम्हारे खरबूजे धर्मवीर सेठ ने ही चुराए हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि वह बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर कोई अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे खरबूजे चुराए हों? अरे नहीं सरपंच जी, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उसी आदमी का है।
उसके अलावा और कौन चुरा सकता है? ठीक है, पहले उससे बात करनी होगी, तभी कोई फैसला किया जाएगा। गोलू सरपंच जी की बात सुनकर राहत की सांस लेता है, लेकिन अब वह चाहता था कि इंसाफ हो। सरपंच जी ने उसी समय 2 आदमी को लिए धर्मवीर सेठ के यहाँ पहुँच गया। जब सरपंच जी वहाँ पहुँचा तो गोलू को धर्मवीर सेठ वहाँ देखकर वह तिलमिला उठा। अरे सरपंच जी, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस किसान को मैंने देखिए रात को अपने घर में रुकने के लिए आश्रय दिया। मेहमान समझकर मैंने कहा, रुक जाओ भैया, रात में बेचारा थका था, इसके बैल थक गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, और यह निकला बदतमीज कमबख्त कि मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भला मैं इसके खरबूजे क्यों चुराऊंगा? मेरे खुद के खेत में अच्छे अच्छे खरबूजे उगे हुए हैं, तो भला मैं इसके खरबूजे क्यों चुराऊं? अरे मेरे को कौन सी कमी पड़ रही है? लेकिन यह ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं मानता हूं कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है, तो तुमने यह चोरी नहीं की, ये बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो खरबूजे उगे हैं, उनमें से एक खरबूजा तुम यहाँ पर लेकर आओ। धर्मवीर सेठ अपने खेत से खरबूजा लाने के लिए चला जाता है। धर्मवीर सेठ के जाने के बाद सरपंच जी एक बार फिर से गोलू से पूरे मामले की जानकारी लेने लगे। इस बीच धर्मवीर सेठ अपने खेत से खरबूजा लेकर वापस लौट आता है। सरपंच ने गोलू की बैलगाड़ी में से एक खरबूजा मंगवाया और फिर दोनों खरबूजों को एक साथ रख दिया गया। सरपंच के अलावा वहाँ पर गांव के कुछ और भी लोग मौजूद थे। सरपंच ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ रामू, हाँ इसका नाम रामू, और यह तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में यह बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया है ताकि यह दोनों खरबूजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। रामू, क्या तुम इन दोनों खरबूजों की जांच करके यह बता सकते हो कि यह दोनों खरबूजे एक ही खेत के हैं या फिर अलग अलग? दोनों खरबूजों को बड़े ही गौर से देखने के बाद, ठीक है, यह भी हाँ, इसकी बनावट भी ठीक है। हाँ, इसका ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा ठीक है, वही सेम है। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं तो देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता है, इसीलिए इनके स्वाद को छक कर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन दोनों खरबूजों को छको और मुझे बताओ। रामू ने एक चाकू से धर्मवीर सेठ के लाए हुए खरबूजे को काटा। जैसे ही उसने वह खरबूजा खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा और वो नीचे गिर गया। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, अरे विक्रांत, आप तो वैद्य हैं ना, जरा देखिए तो सही, रामू को क्या हो गया? अरे यह तो अच्छा भला यहाँ पर आया था, पर पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कहीं मर न जाए। आप तुरंत इनका इलाज कीजिए, देखिए, जल्दी से जल्दी देखिए। अरे अवश्य ही इस खरबूजे में जहर था, इसीलिए खरबूजे को खाते ही इसकी ये हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। फिर कुछ लोग रामू को उठाकर विक्रांत के घर इलाज के लिए ले जाते हैं। इसके बाद सरपंच जी कड़े स्वर में धर्मवीर सेठ से सवाल करते हैं, अरे भाई, ये सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीले खरबूजे उगाए हैं क्या? तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो? कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था, जिसमें जहरीला खरबूजा खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वह खरबूजा भी तुमने ही दिया होगा। अगर रामू को कुछ हो गया तो याद रखना, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम पर चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप लग गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। ये सुनते ही धर्मवीर सेठ डर जाता है और सरपंच को एकांत में ले जाकर फुसफुसाता है, अरे सरपंच जी, जरा इधर आइए, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये खरबूजा मेरे खेत का नहीं है, बल्कि ये तो उस किसान गोलू का ही खरबूजा है। अरे उसके ही खरबूजे जहरीले हैं। अगर यह बात मुझे पता होती तो मैं उसके खरबूजे चुराता ही नहीं। देखिए, अगर आप इस मामले से मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा। हाँ, बहुत सारा धन दूंगा। आप एक बार सोच कर देखिए। सरपंच जी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से धर्मवीर सेठ को डांटते हैं, वाह, मुझे मालामाल करोगे? एक तो खुद चोरी का अपराध किया और अब मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो। गोलू को बलि का बकरा बनाना चाहते हो क्या? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुमने पहले भी कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारी तरह लालची होता है?
तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझ लिया जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाएगा। तुम्हें मालूम है कि किसी को रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध पहले ही मान लिया होता तो बेहतर होता। अब तुमने 3 अपराध कर दिए, चोरी का, हत्या का और रिश्वत देने का। तभी वहाँ पर गोलू, रामू और वैद्य जी भी आ पहुँचते हैं। तीनों को देखकर धर्मवीर सेठ घबरा जाता है और घबराहट में बोलता है, अरे अरे देखो, रामू तो एकदम ठीक है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, वह एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें भी भैया मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वह खरबूजा मेरे नहीं थे, वह तो मैंने गोलू के चुराए थे। अब जब वह खरबूजा मेरे थे ही नहीं तो हत्या का इल्जाम मुझ पर कैसे लग सकता है। सरपंच जी ठहाका लगाते हैं और कहते हैं, तो अब तुमने अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया। हम सब ने मिलकर यह नाटक इसीलिए किया था ताकि तुम सच उगल दो। असल में रामू कोई सब्जियों का जानकार नहीं है और न ही वैद्य जी कोई जांच करने आए थे। रामू ने तो सिर्फ खरबूजा खाकर बेहोश होने का नाटक किया था। असल बात तो यह है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को मेरे पास खरबूजे खरीदने के लिए भेजा था ना, उस रात मैंने उसी आदमी को तुम्हारे घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि तुमने पहले से ही एक आदमी को मेरे खेत के खरबूजे खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन जब मैंने अपने खरबूजे नहीं बेचे तो तुमने मुझे अपने घर पर रोककर सोने के लिए जगह दी और आधे खरबूजे चुरा लिए। तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल बहुत ही नीच काम करते हैं। छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। धर्मवीर सेठ, तुम्हारी जैसी चालाकी से मैं नहीं चलता। तुम्हारे जैसे दलालों की वजह से ही मंडी में किसानों का नुकसान होता है। माफ करना भैया, गलती हो गई जो तुम्हारे घर पर आया। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी इस समस्या के बारे में राज्य के महाराज से बात करूंगा और हाँ, तुम्हारे चोरी हुए खरबूजे तुम्हें वापस दिलवाए जाएंगे।